सभी को नमस्कार। हमने पिछली वीडियोस में किया था आदिकालीन लौकिक साहित्य। आज का हमारा टॉपिक है आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। ये जो भी छोटे बड़े टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं, ये आपको नेट की दृष्टि से और मास्टर कैडर की दृष्टि से या हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए ये आपको बड़े ही लाभदायक रहेंगे। 5-7 मिनट की वीडियो को अगर आप एक बार सुनते हो, अगर उसको आप नोट करते हो तो वो आपके खुद के नोट्स बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे और धीरे धीरे जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है वैसे ही आपकी जो तैयारी है वो भी होती चली जाएगी। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। कि आदिकाल में अपभ्रंश भाषा से संबंधित जो साहित्य लिखा गया था या जो साहित्यकार प्रमुख थे उनके बारे में हम बात करेंगे। आदिकालीन जो अपभ्रंश साहित्य है उसमें जो मुख्य कवि हैं वो है स्वयंभू। मुख्य कवि है वो है स्वयंभू और ये अपभ्रंश के प्रथम महाकवि के रूप में भी जाने जाते हैं। अपभ्रंश भाषा के प्रथम महाकवि कौन है? वो है स्वयंभू। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनमें सबसे पहली रचना का नाम आता है पौम चर्यू, एक है रिठनेमी चर्यू। इन दो महत्वपूर्ण रचनाओं के अलावा अन्य रचनाओं में है स्वयंभू छंद और पंचमी चर्यू। तो इनकी जो प्रमुख दो रचनाएं हैं वो है पौम चर्यू और रिठनेमी चर्यू। पौम चर्यू में राम कथा का वर्णन है और रिठनेमी चर्यू में कृष्ण की कथा का वर्णन मिलता है। बात करते हैं इनकी प्रथम रचना या इनकी जो मुख्य महत्वपूर्ण जो प्रथम रचना है वो है पौम चर्यू। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस रचना में भगवान राम के चरित्र का वर्णन है वो प्राप्त होता है, यानी कि इन्होंने राम कथा को इस पौम चर्यू का विषय है वो बनाया है। एक डॉक्टर भयाणी हुए थे, इन्होंने इस रचना को अपभ्रंश की रामायण कथा कहा है। डॉक्टर भयाणी ने इस अपभ्रंश की रचना को रामायण कथा कहा है और डॉक्टर भयाणी ने ही स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। जैसे वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी तो वैसे ही जो डॉक्टर भयाणी हैं वो कहते हैं कि स्वयंभू ने पौम चर्यू नामक जो रचना है वो रचित की है, जिसमें राम कथा का वर्णन उन्होंने किया है। इस रचना में क्या है कि 12,000 श्लोक माने जाते हैं। देखो, विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो हम जो सर्वमान्य मत है उसकी बात करते हैं कि इस रचना में 12,000 श्लोक हैं और इसमें क्या है कि 5 कांड हैं, यानी कि ये 5 कांडों में विभक्त हैं और इसमें 90 संधियां हैं। देखिए, इस रचना में 12,000 श्लोक हैं, 5 कांड हैं, 5 कांडों में 90 संधियां हैं और 90 संधियों में से जो 83 यानी कि 83 संधियां हैं वो तो रचित है स्वयंभू के द्वारा, यानी कि 90 में से 83 संधियां स्वयंभू ने रचित की है। और जो 7 संधियां हैं, संधियां यहाँ पे संध्या को आप ठीक कर लेना, यहाँ पे संधियां लिखा गया है, तो 83 संधियां स्वयंभू ने रचित की हैं और जो 7 संधियां हैं वो उनके पुत्र त्रिभुवन द्वारा रचित मानी जाती हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो परीक्षाओं में आ जाते हैं कि 90 संधियां हैं, लेकिन कितनी संधियां हैं वो उनके पुत्र त्रिभुवन द्वारा रचित है और कितनी है वो स्वयंभू ने स्वयं रचित की है। यह जो रचना है पौम चर्यू, यह अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना है, यानी कि अपभ्रंश भाषा की प्रथम कड़वकबद्ध रचना कौन सी है? तो वो है पौम चर्यू, जिसमें कि कड़वकबद्ध क्या होता है? जिसमें कि 7 चौपाइयों के बाद एक दोहे का प्रयोग किया जाए, तो इस शैली को कड़वक शैली कहते हैं। यानी कि जो पौम चर्यू रचना है इसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहे का विधान किया गया है, अतः अपभ्रंश भाषा की यह प्रथम कड़वकबद्ध रचना मानी जाती है। इसके बाद हम उनकी दूसरी जो रचना है रिठनेमी चर्यू के बारे में बात करते हैं। तो इसमें मुख्यतः जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि इसमें कृष्ण जी के चरित्र का वर्णन है वो किया गया है। देखिए, अपभ्रंश के कवि हैं स्वयंभू, उन्होंने पौम चर्यू में राम कथा का वर्णन किया है और जो रिठनेमी चर्यू है उसमें कृष्ण कथा का वर्णन है या कृष्ण का जो चरित्र है वो प्रस्तुत किया है। इन रचनाओं से संबंधित आप नोट्स बनाकर याद करें। धन्यवाद।